हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, कैस्केडिंग स्टाइल शीट एंड जावास्क्रिप्ट। फर्स्ट चैप्टर में हमने HTML के बारे में पढ़ा था कि कंपोजर का यूज़ करके अगर हमें HTML फॉर्म बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो उसका थोड़ा हम रिवीजन कर लेते हैं कि HTML के अंदर HTML फॉर्म हमें बनाना है तो हमें कंपोजर का यूज़ करके बनाना है, तो हम कैसे बना सकते हैं। तो कंपोज़र के बारे में भी आपको याद करना पड़ेगा कि कंपोज़र भी क्या है। तो कंपोज़र है जो वन टाइप का IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। मतलब उसका एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था कि IDE में कौन कौन से एप्लीकेशन आ सकते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर आ सकते हैं। तो नेटबीन्स इक्लिप्स है हमारा, वो वन टाइप ऑफ IDE है। देन हमारा कंपोज़र है, वो भी IDE है। तो वो सब भी आपको याद रखना है। देन HTML फॉर्म हमें क्रिएट करना है, तो उसके भी हमने 4 एलिमेंट पढ़े थे कि जो मोस्ट IMP 4 एलिमेंट कौन से हैं। तो वो भी एक बार हम याद कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट था फॉर्म था, सेकंड एलिमेंट हमारा था इनपुट, थर्ड एलिमेंट है टेक्स्ट एरिया एंड फोर्थ एलिमेंट था सिलेक्ट एंड ऑप्शन। ओके, अब सेकंड चैप्टर जो है CSS, उसके बारे में हमने पढ़ना है। हमें ये भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो कंपोज़र है वो CSS को सपोर्ट करता है। और अब ये चैप्टर में जो CSS क्या है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हमें यूज़ करना है, तो आप कैसे कर सकते हो उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। CSS एंड जावास्क्रिप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे हमारा फर्स्ट MCQ हो रहा है कि CSS का फुल फॉर्म, तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट उसका फुल फॉर्म है। ये जो CSS है वो किसके लिए यूज़ होता है, तो कोई भी वेबसाइट के अंदर कोई हमें विजुअल एलिमेंट का यूज़ करना है, हमें विजुअल एलिमेंट के अंदर कोई स्टाइल देनी है, स्पेसिफाई करनी है स्टाइल को, तो उसके अंदर हमें CSS का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये जो CSS है उसे अलाउ करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट और CSS allow you to specify style for the visual elements of the website। तो आप ये भी बोल सकते हो कि कोई वेबसाइट के अंदर आपको विजुअल एलिमेंट है, आपके एलिमेंट है, और उसको अगर स्पेसिफाई करना है, अलग अलग स्टाइल आपको देनी है, तो उसके अंदर आप CSS का यूज़ कर सकते हो। वो हमें कैसे हेल्प करता है CSS, तो जो हमारा इंफॉर्मेशन कंटेंट होता है डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उसको सेपरेट करने के लिए जो डिटेल्स होती है इंफॉर्मेशन कंटेंट की, जो डिटेल्स होती है डॉक्यूमेंट होते हैं, वो कैसे रखता है, सेपरेट रखता है। और सेपरेट रखने के एडवांटेज कौन से, मतलब कैसे एडवांटेज कौन सा है कि अगर सेपरेट रखेगा तो हमें क्या हेल्प मिलेगी, कौन सा फ़ायदा होगा। तो अगर इंफॉर्मेशन कंटेंट सेपरेट होगा तो क्या होगा कि जो कोडिंग होती है उसका डुप्लीकेशन होता है वो क्या होगा, अवॉइड होगा, रिड्यूस होता है। सेकंड बेनिफिट ये होता है कि अब सेम कंटेंट है तो सेम कंटेंट को डिफरेंट स्टाइल और डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट स्टाइल में आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सेकंड बेनिफिट है। थर्ड बेनिफिट कि जो कोड है उसका आप इजीली मेंटेन कर सकते हो। तो ये सारे CSS के एडवांटेज आप बोल सकते हो कि ये सारे काम के लिए हमें वो हेल्प करता है। अब जो CSS है उसकी आप जो स्टाइल है, CSS की स्टाइल, उसकी डेफिनेशन आप ये बोल सकते हो कि जो डिटेल्स होती है, जो कैसे हमें डिस्प्ले करनी है, डॉक्यूमेंट की डिटेल्स को कैसे हमें डिस्प्ले करना है, इट्स कॉल्ड स्टाइल। तो ये डेफिनेशन हो सकती है कि द डिटेल ऑफ हाउ टू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट इज़ नॉन एज स्टाइल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें याद रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा MCQ था CSS का फुल फॉर्म। सेकंड MCQ हो रहा है यहाँ पे कि व्हाट इज़ स्टाइल, तो ये भी याद रखना है कि द डिटेल ऑफ हाउ टू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट इज़ नॉन एज स्टाइल। ओके गाइज, अब आपको पता चल गया होगा कि CSS क्या है, उसके फ़ायदे क्या है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कि आप कोई एक बहुत लार्ज वेबसाइट बना रहे हो और आपने वेबसाइट बना दी है, क्रिएट कर दिए, देन लास्ट में आपको कुछ चेंज करना है। फॉर एग्जांपल कि जो पैराग्राफ है आपकी वेबसाइट के अंदर, वो पैराग्राफ को आपको क्या करना है, बोल्ड, उसकी जो फॉन्ट है वो आपको बोल्ड करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके जो कोडिंग है उस कोडिंग में जाके हर एक पैराग्राफ में जो P टैग दिया होगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा, B टैग देना पड़ेगा बोल्ड के लिए। तो ये जो प्रोसेस है सारी वो कैसी है कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, टेडियस है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप CSS का यूज़ करो। तो जो CSS का आप यूज़ करते हो तो क्या होगा
कि आपको ये सारी प्रोसेस है वो अच्छे से मतलब जल्दी से हो जाएगी आपकी सारी प्रोसेस। ओके, अब आप CSS का यूज़ कर सकते हो, तो आप एक ही साथ सारे पैराग्राफ में आप बोल्ड फॉन्ट दे सकते हो। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि CSS की सिंटेक्स क्या है और CSS का यूज़ कैसे करना है। आपको ये तो पता चल गया कि CSS का यूज़ करते हो तो आप एक साथ सारी स्टाइल दे सकते हो। हमने आगे देखी कि फॉर एग्जांपल कि बोल्ड है, बोल्ड करना है तो आपको हर एक पैराग्राफ में जाके नहीं करना पड़ेगा, आप CSS का यूज़ करके एक साथ कर सकते हो। कैसे? तो पहले हम पढ़ेंगे कि CSS की सिंटेक्स क्या है, CSS क्या है। ओके, तो जो CSS की सिंटेक्स है उसके अंदर रूल्स है। तो रूल्स क्या होता है कि जो सिंटेक्स है CSS की, उसके अंदर एक स्पेशल सिंबल का यूज़ होता है, इट्स कॉल रूल्स। ये याद रखना है। रूल्स की डेफिनेशन मोस्ट IMPA हर बार वो बोर्ड में आती है, MCQ आता है रूल्स का, तो रूल्स की डेफिनेशन याद रखनी है कि द सिंटेक्स ऑफ CSS कंसिस्ट ऑफ स्पेशल सिंबल्स नॉन एज रूल्स। ओके, याद रखना है कि CSS की सिंटेक्स के अंदर जो स्पेशल सिंबल का यूज़ होता है, इट्स कॉल्ड रूल्स। ओके, अब CSS जो रूल्स है उसके दो पार्ट्स है, मेन 2 पार्ट्स है उसके। कौन से 2 पार्ट्स है? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट है सिलेक्टर एंड सेकेंड पार्ट है डिक्लेरेशन। ओके, याद हो गया? फर्स्ट सिलेक्टर एंड डिक्लेरेशन। यहाँ पे याद रखना है कि सिलेक्टर की जगह सिलेक्शन ना हो जाए, यहाँ पे कन्फ्यूज़न भी होगी आपको, तो सिलेक्शन नहीं है, सिलेक्टर है, सिलेक्टर एंड डिक्लेरेशन। ओके, अब ये दोनों का काम क्या है? तो फर्स्ट है सिलेक्टर, तो वो क्या करेगा? जो सिलेक्टर है वो क्या है? HTML एलिमेंट है। वो क्या करेगा कि जहाँ पे आपको स्टाइल अप्लाई करनी है वो HTML होगा आपका सिलेक्टर। एंड सेकेंड है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के अंदर क्या होगा कि जो HTML एलिमेंट को आपको क्या करनी है? स्टाइल देनी है, तो उसकी प्रॉपर्टी एंड वैल्यू किस में होगी? डिक्लेरेशन के अंदर होगी। आप यहाँ पे उसकी सिंटैक्स देख सकते हो। फर्स्ट क्या आ रहा है? सिलेक्टर, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रॉपर्टी कॉलन एंड वैल्यू है। ओके, तो सिलेक्टर क्या है? HTML एलिमेंट है, और प्रॉपर्टी एंड वैल्यू क्या है? डिक्लेरेशन है। ओके, यहाँ पे MCQ ऐसे आ सकता है कि ये सिंटेक्स आपको होगी एग्जाम में, और ये MCQ ये हो सकता है, क्वेश्चन ये हो सकता है कि इसमें से प्रॉपर्टी कौन सी है, तो कलर हमारी प्रॉपर्टी, या फिर ये भी हो सकता है क्वेश्चन कि जो ग्रीन है सिंटेक्स के अंदर वो क्या है, तो वो वैल्यू है। ओके, तो ये सिंटेक्स भी मोस्ट IMP है, आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट है आपको एक CSS का यूज़ करना है फॉन्ट अलाइनमेंट के लिए, बॉर्डर के लिए, ये सारा के लिए आपको CSS का यूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो कंपोज़र है उसमें से हम CSS ओपन करेंगे। ओके, कैसे करना है? पहले आप कंपोज़र ओपन करो, उसके बाद मेनू बार में से आपको क्या ओपन करना है? टूल्स मेनू में जाना है, टूल्स, देन उसके बाद है प्रेफरेंस। ओके, अब आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा ऑप्शन नाम का। उसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड B5 आइकॉन होंगे एंड राइट हैंड साइड रेडियो बटन्स होंगे। उसमें से फर्स्ट जनरल नाम का सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद जनरल कैटेगरी सिलेक्ट होने के बाद आपको क्या करना है? यूज़ CSS स्टाइल इंस्टेड ऑफ HTML एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट नाम का आपको चेकबॉक्स सिलेक्ट करना है। ओके, अगर नहीं है तो ये सिलेक्ट आपको करना है। आपने कर दिया ये सिलेक्ट। उसके बाद आपको क्या करना है? देन ओके आपको प्रेस करना है। इतना हो गया। ओके, अब आपको क्या करना है उसके बाद कि आपको एक हेडिंग के अंदर आपको कौन कौन सी स्टाइल देनी है। तो जो फॉन्ट है, एक हेडिंग देना है, मोस्ट एग्जाम्पल के गुजरात टूरिज़्म, तो उसका हेडिंग आपको फॉन्ट आपको टाइम्स न्यू रोमन चाहिए, केस अपर केस चाहिए, अलाइनमेंट आपके सेंटर में चाहिए, बैकग्राउंड लाइट ब्लू चाहिए, बॉर्डर डॉटेड चाहिए। तो अगर ये स्टाइल आपको एक साथ देनी है तो आप कैसे दे सकते हो? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इतना आपका हो चुका है। देन आपको क्या करना है कि एक न्यू फाइल ओपन करनी है कंपोजर में। आपने ओपन कर दी, नेम भी दे दिया, सेव भी कर दी। ओके, अब आपको कंपोजिशन टूल बार में जाना है। ओके, हमने फर्स्ट चैप्टर में देख लिया है कि कंपोजिशन टूल बार कहाँ पे होता है, फॉर्मेट टूल बार कहाँ पे होता है। आपने कंपोजिशन टूल बार ओपन कर दिया, उसके अंदर CSS का एक बटन होगा, कैस्केड बटन, वो आपको सिलेक्ट करना है। आपने कर लिया। ओके, देन CSS स्टाइल शीट का एक डायलॉग ओपन होगा।
CSS स्टाइल शीट का। ओके, अब उसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, इंटरनल स्टाइल शीट होगी एंड राइट हैंड साइड न्यू स्टाइल रूल होगी। उसके अंदर हमने फर्स्ट रेडियो बटन सिलेक्ट करना है। कौन सा फर्स्ट है, जिसका नेम है स्टाइल अप्लाई टू ऑल एलिमेंट ऑफ टाइप, ये सिलेक्ट कर दिया। ओके, उसके बाद नीचे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होगा जिसके अंदर हमें H1 सिलेक्ट करना है और उसके बाद क्रिएट स्टाइल रूल हमें देना है। आप क्रिएट स्टाइल रूल करेंगे तो एक और आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओके, जहाँ पे आप देख सकते हो ये डायलॉग बॉक्स के अंदर राइट हैंड साइड कितने हैं, 7 बटन्स हो गए, जिसका नेम है जनरल, टेक्स्ट, बैकग्राउंड, बॉर्डर, बॉक्स, लिस्ट, रल, ऐसे बटन हो गए। उसके अंदर आपको जनरल में H1 सिलेक्ट करना है, जनरल बटन फर्स्ट है। लेफ्ट हैंड साइड इंटरनल स्टाइल शीट में H1 आ गया होगा क्योंकि हमने फर्स्ट सिलेक्ट कर लिया है हेडिंग में। ओके, अब आपको क्या करना है, टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट सिलेक्ट कर दिया तो टेक्स्ट का नीचे वही डायलॉग बॉक्स के अंदर टेक्स्ट ओपन होगा। हमें पता है कि हमें टेक्स्ट कौन सा देना है, फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन। ओके, तो प्री डिफाइन करके टाइम्स न्यू रोमन आपने दे दिया। उसके अलावा बहुत सारे फॉन्ट के साइज़, हाइट, कलर वो भी अवेलेबल हो गए। वेट, स्टाइल, केस, अलाइनमेंट हमें अपर केस में देना है तो वो सिलेक्ट कर दिया। अलाइनमेंट सेंटर में रखनी है तो वो भी हमने कर लिया। ओके, उसके बाद ये होने के बाद हमें बैकग्राउंड देना है तो थर्ड बटन बैकग्राउंड का आपने प्रेस कर दिया। बैकग्राउंड को यहाँ पे आ गया नीचे, तो यहाँ पे कलर, ओपेसिटी, इमेज भी होगी। तो यहाँ पे आपको जो भी रखना है, कलर आपको रखना है तो कलर पे आप क्लिक कर सकते हो। देन इमेज देनी है तो चूज़ फाइल कर सकते हो। कलर पे आप चूज़ करोगे तो कलर पैलेट ओपन होगा, उसमें से जो भी कलर रखना है वो आपको सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, बॉर्डर देनी है। ये आपका जो कलर आप सिलेक्ट करोगे तो नीचे आपका ये यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ओके, देन हमें बॉर्डर देनी है तो बॉर्डर के आप बॉर्डर बटन पे क्लिक करोगे तो नीचे आ जाएगा कि आपको जो बॉर्डर है वो आपको 4 साइड में आपको सेम चाहिए कि अलग अलग चाहिए। अगर सेम चाहिए तो ऑल 4 साइड यूज सेम बॉर्डर स्टाइल, वहाँ पे चेकबॉक्स में आप टिक कर लो। देन उसके बाद टॉप के अंदर आपको स्टाइल दिखाई देगी कि आपको डॉटेड देनी है, प्लेन देनी है कि वॉटेवर जो भी आपको देनी है, जो दोगे वो नीचे आपको प्रीव्यू में दिखाई देती है। इतना हो गया। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, इतना हो गया। जो लास्ट 3 बटन्स है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें कहाँ तक यूज़ करना है, सिर्फ बॉर्डर तक। इतना होने के बाद हमें कहाँ पे जाना है, इंटरनल स्टाइल शीट, देन H1 सिलेक्ट करके हमें ओके करना है। इतना हो गया। ओके, अब आप वापस से आप कंपोजर में जाओ, मतलब आपके पेज एरिया में जाते हो, तब आपको एक स्टाइल आ जाएगी। कौन सी होगी, जो आपने दी है वो आ जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको H1 हेडिंग 1 सिलेक्ट करना पड़ेगा। कहाँ पे करना पड़ेगा, फॉर्मेट टूल बार 1 जो है उसमें से H1 आपको सिलेक्ट करना है। हेडिंग 1 करोगे तो ऑटोमेटिकली पेज एरिया में ये बॉक्स आ जाएगा और उसके अंदर जो आपने सेंटर अलाइनमेंट दी है तो आपका जो कर्सर है वो सेंटर में आ जाएगा। देन उसके बाद आपको जो हेडिंग देना है वो आप दे सकते हो। ओके गाइस, तो यहाँ पे CSS का यूज़ कैसे करना है एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। देन है एडवांटेज ऑफ CSS, जो हमने आगे भी पढ़े कि CSS के एडवांटेज कौन से है। तो CSS से हमें क्या फ़ायदा होता है, ओके, कि क्या होगा कि जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं, कि अगर हम कुछ भी चेंज करते हैं, एडिट करते हैं बाद में, तो जो कोडिंग होती है वो सेपरेट होगी, जिससे हमें ये डर नहीं रहता है कि कोई मतलब अगर कुछ चेंजेस करते हैं तो कुछ चला जाएगा या फिर एक्सीडेंटली चेंज हो जाएगा डेटा, तो ये फियर हमें नहीं रहता है। हमारे जो सोर्स कोड होते हैं उसे कोई नुकसान नहीं होता है। देन सेकंड एडवांटेज ये भी बोल सकते हो आप कि जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, वैसा के वैसा ही रखता है, कोई नुकसान नहीं होता है। तो स्ट्रक्चर जो होगा, अंडरलाइन स्ट्रक्चर होगा वेबसाइट का, उसमें भी कोई चेंज नहीं होता है, वो फॉर्मेट आपका वैसा रहता है। थर्ड एडवांटेज कि जो CSS का जो कोड होता है वो HTML के कंपेयर में लेस कोड होता है, कम कोड होता है। देन लास्ट एडवांटेज कि जो कोड होगा वो थोड़ा ही होगा, लेस ही होगा, तो उससे क्या होगा कि वेबसाइट का जो हम पेज बनाते हैं वो कैसे फास्ट लोड होंगे, तो ये भी एक एडवांटेज है। एंड
इससे हमारी वेबसाइट की जो डिज़ाइनिंग होगी वो क्विकली होती है, अच्छी होती है। तो ये एडवांटेज CSS का है। देन उसका एक डिसएडवांटेज भी है। कौन सा डिसएडवांटेज? कि जो हर एक ब्राउज़र के अंदर ये CSS सपोर्ट नहीं करता है। मतलब कि जो हम ब्राउज़र का वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं कि मोज़िला है, फायरफॉक्स वगैरह, तो अभी तो इसमें सपोर्ट करता है, लेकिन पहले जो CSS था वो हर एक ब्राउज़र के अंदर सपोर्ट नहीं करता था। अगर आप उसे ब्राउज़र में रन करते हो तो अभी अब वैसे की वैसे डिज़ाइन उसमें अपलोड नहीं होती थी, लेकिन नाउ डेज अच्छे से अच्छे ब्राउज़र, लेटेस्ट ब्राउज़र आ चुके हैं, तो उसके बाद में ये जो इश्यू है वो रिड्यूस हुआ है। देन नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे हमारा CSS ख़त्म हो रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जावास्क्रिप्ट। तो ये जो जावास्क्रिप्ट है उसका यूज़ कहाँ पे होता है? तो जो जावास्क्रिप्ट का यूज़ वेब ब्राउज़र, जो वेब पेज होते हैं, तो वेब पेज की अपीयरेंस के कंट्रोल के लिए ये जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता है। ये हम बोल सकते हैं कि HTML was originally used to control the appearance of web page। जो HTML है उसका यूज़ कहाँ पे होता था? तो वेब पेज की कंट्रोलिंग के लिए होता था। तो उसमें से जावास्क्रिप्ट कैसे यूज़ होता है तो वो हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है कि जो वेब पेज का कंट्रोल कौन करता है? तो HTML जो है, HTML was originally used to control the appearance of web page। ओके, अब आपको लगता होगा कि जो HTML से भी हम वेब पेज बना सकते हैं, तो उसमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ हमें क्यों करना है? तो इसका भी डिफरेंस हम समझेंगे कि जो HTML का यूज़ करके हम जो भी वेब पेज बनाते हैं, तो वो वेब पेज कैसे होते हैं? स्टैटिक होते हैं। स्टैटिक मतलब कि वो स्थिर ही होते हैं, वो डायनेमिक नहीं होते हैं। देन हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, तो वो जो वेब पेज होते हैं वो कैसे होंगे? डायनेमिक होंगे। ओके, अब जो क्या हुआ कि HTML क्या प्रोवाइड करता है? ओनली स्टैटिक वेब पेज प्रोवाइड करता है। तो इंटरनेट का यूज़ बढ़ गया, लोगों की डिमांड भी बढ़ गई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने के लिए। तो नेटस्केप ने एक नई प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है वो क्रिएट की है, वो उसका जो नेम है वो जावास्क्रिप्ट है। तो जो जावास्क्रिप्ट है वो क्या है? फन टाइप ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ओके, ये याद रखना है गाइस कि जावास्क्रिप्ट को किसने डेवलप किया था? तो नेटस्केप ने जावास्क्रिप्ट को डेवलप किया था। वन टाइप ऑफ क्या है? वो लाइट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। कैसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है? जिसके अंदर जो प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट है वेब पेज में, आपके वेब पेज के में वो आप क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो कैसी लैंग्वेज है? तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है वो वन टाइप ऑफ सिंपल लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, जो C एंड जावा, वो आपने नाम सुना होगा कि जो C एंड जावा है वो वन टाइप ऑफ लैंग्वेज है, तो उसके जैसी इतनी हार्ड ये नहीं है। कौन सी? जावास्क्रिप्ट। जो जावास्क्रिप्ट है जो उसकी कंपेयर में सिंपल है, लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, देन नेक्स्ट हम ये बोल सकते हैं ना कि जावास्क्रिप्ट है वो कैसी है? जावास्क्रिप्ट का यूज़ करोगे आप तो आपका वेब पेज कैसा होता है? डायनेमिक होगा। ओके, यहाँ पे और जो जावास्क्रिप्ट है उसको सारे वेब ब्राउज़र भी सपोर्ट करते हैं, जैसे कि मोज़िला है, फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, वो भी जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट ये है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि जो कई केसेस में क्या होता है कि हमें वैलिडेशन देने की ज़रूरत पड़ती है। वैलिडेशन मतलब कि क्या? कि फॉर एग्जांपल कि आपने कोई फॉर्म बना दिया है। हम फर्स्ट चैप्टर का एग्जांपल देते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने बनाया है, तो उसके अंदर हमने क्या लिया था? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, जेंडर, वो सारे एलिमेंट हमने लिए थे। ओके, तो कोई यूज़र होता है तो वो कोई भी फील्ड है वो अगर छोड़ देता है या फिर पिन कोड है तो उसमें गलत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डालता है, तो क्या होगा कि एक अलर्ट मैसेज, एरर मैसेज जनरेट होगा। ओके, तो वो एरर मैसेज क्या है? वन टाइप ऑफ वो वैलिडेशन है। मतलब कि वो आपको इन्फॉर्म करता है कि आपने ये गलत यूज़ लिखा है, पिन कोड में आपको डिजिट लिखना है, आपको स्ट्रिंग नहीं लिखना है, या फिर आपका नेम बाकी रह गया है, प्लीज़ एंटर नेम। ऐसा वैलिडेशन मैसेज आपको शो करता है, डिस्प्ले करता है। इट्स कॉल्ड वैलिडेशन। देन ये आपको पता चल गया है कि वैलिडेशन क्या है। ओके, अब आपको HTML के अंदर आपको स्क्रिप्ट लिखनी है, तो आपको स्क्रिप्ट कहाँ पे लिखोगे आप? HTML पेज में ही लिखा जाता है। आपको जावास्क्रिप्ट ऐड करनी है तो आप कहाँ पे लिखोगे? HTML
पेज में अंदर आपने क्या किया, HTML पेज में आपको स्क्रिप्ट लिखनी है, तो आपको स्क्रिप्ट किस टैग में लिखोगे, कौन से टैग का यूज़ होता है, तो स्क्रिप्ट टैग का यूज़ होता है। ये याद रखना है कि जावा स्क्रिप्ट के लिए कौन से टैग का यूज़ होता है, तो स्क्रिप्ट टैग का यूज़ होता है। ओके, और ये जो स्क्रिप्ट टैग है वो भी कहाँ पे लिखा जाता है, तो जो स्क्रिप्ट टैग है वो आपको आपका जो HTML टैग होता है उसके नीचे बॉडी हेड टैग होगा, और हेड या फिर बॉडी टैग के अंदर आप स्क्रिप्ट लिख सकते हो। लेकिन जो जावा है वो फर्स्ट प्रीफर ये करता है कि आप हेड टैग में ही लिखो, तो ये भी याद रखना है कि जावा कौन सा टैग में प्रीफर करना है कि स्क्रिप्ट कौन से टैग में लिखो, तो हेड टैग में आपको लिखनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक एग्जाम्पल भी है, स्क्रिप्ट भी यहाँ पे लिखी है। कौन सी स्क्रिप्ट लिखी है आपने, देखो कि हमने क्या लिखा है, टाइटल, और टाइटल टैग के अंदर JS1 जो फाइल का नेम हमने दिया है, और उसके बाद हमने क्या किया है, स्क्रिप्ट स्टार्ट की है, स्क्रिप्ट लिखा, दैन document.write लिखा है, और उसके अंदर ब्रैकेट में हेलो स्टूडेंट लिखा है, दैन हमने स्क्रिप्ट को क्लोज किया है। ओके, तो यहाँ पे अब नया है, आपको नया क्या आया कि ये document.write कौन है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो document.write है तो वो क्या है, तो यहाँ पे जो राइट है वो वन टाइप ऑफ मेथड है, और जो राइट है वो मेथड तो है लेकिन डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का एक पार्ट भी है। तो याद रखना गाइस कि जो यहाँ पे document.write में राइट क्या है, तो मेथड है, और वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का एक पार्ट है। ओके, अगर आपको कोई स्ट्रिंग डिस्प्ले करनी है तो आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा, document.write मेथड का आपको यूज़ करना पड़ता है, किसके लिए, स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए। उसके अलावा एक बात कि जो हेलो स्टूडेंट के बाद हमने क्या किया है कि सेमीकोलन का यूज़ किया है। तो जो सेमीकोलन है, जो जावास्क्रिप्ट के अंदर ये सेमीकोलन ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, आप उसको स्किप भी कर सकते हो। लेकिन जो सेमीकोलन क्या आपको दिखाता है कि आप वो टर्मिनेशन के लिए यूज़ नहीं होता है, बल्कि आपको सेपरेशन के लिए यूज़ करना है, तो आप लिख कर सकते हो। सेमीकोलन का यूज़ आप कब करोगे कि आपको एक ही लाइन में सब कुछ लिखना है, तो आप सेपरेट रखने के लिए उसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको नई लाइन में लिखना है तो फिर आप नहीं करोगे उसका यूज़ तो भी चलेगा। लेकिन जावा ये बोल रहा है कि सेपरेशन जो सेमीकोलन का यूज़ करना एक अच्छी बात है। देन आप रन करोगे तो हेलो स्टूडेंट करके वेब ब्राउज़र में आपका ये मैसेज आ जाएगा। तो ऐसे आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने वैलिडेशन का यूज़ किया है, तो उसके लिए हमने क्या किया है, जैसे हमने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था, तो फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले फॉर्म सिलेक्ट करेंगे। ओके, क्रिएट ए न्यू फॉर्म, दैन उसके अंदर डिफाइन फॉर्म करना है। हमें डिफाइन फॉर्म करने के बाद हमें क्या करना है कि एक नेम लिखना है, तो लेबल लेंगे, उसके अंदर नेम लिखेंगे, दैन एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे जहाँ पे हमें नेम को डिस्प्ले करना है, और उसके बाद हमने क्या लिया है, सबमिट बटन लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, ओके, हमें सेव करना है यहाँ पे, तो फॉर्म का नेम देना है। तो फॉर्म का नेम हमने क्या दिया है, JS1, और हमें पता है कि हम जो भी नेम लिखते हैं तो URL में वही सेम नेम हमें लिखना है। तो JS1.html जो कंपोजर का एक्सटेंशन है, और मेथड भी हमें ऑलवेज क्या रखनी है, पोस्ट रखनी है। हमें याद होना चाहिए कि दो टाइप की वैल्यूज़ है, किसकी, मेथड की, कौन सी, गेट एंड पोस्ट। बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी होती है, गेट होती है, और हमें ऑलवेज यूज़ पोस्ट का करना है। इतना कर लिया हमने। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें एडवांस एडिट बटन पर क्लिक करना है। आप एडवांस एडिट बटन पर जाओगे तो ये आपका एडवांस प्रॉपर्टी एडिटर ओपन होगा। उसके अंदर स्टार्टिंग में टॉप पे 3 बटन होंगे, 3 टैब होंगे, उसमें से थर्ड जावास्क्रिप्ट इवेंट आपको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद नीचे एट्रीब्यूट एंड वैल्यू होंगे। तो एट्रीब्यूट में आपको ऑन सबमिट लिखना है, और वैल्यू के अंदर रिटर्न वैलिडेट फॉर्म लिखना है। ओके, इतना होने के बाद आपको क्या करना है, ओके बटन पर क्लिक करना है। इतना हो गया। उसके बाद जो कोडिंग हमें कैसे लिखना है हम आगे देखेंगे। उसके बाद है नया टॉपिक हमारा, फंक्शन वैलिडेट फॉर्म। ये जो फंक्शन है उसे आप रूटीन भी बोल सकते हो। ये फंक्शन क्या होता है, आपको ऐसा लगेगा कि ये फंक्शन है क्या, तो जो फंक्शन होता है वो वन टाइप ऑफ एक ब्लॉक होता है, ब्लॉक ऑफ कोड बोल सकते हो कि कोड का एक ब्लॉक है जिसे हम कोई भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए जिसका यूज़ करते हैं, इट्स कॉल्ड फंक्शन। ओके गाइस, फंक्शन मतलब क्या है
कि कोड का एक ब्लॉक है, कोई भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक हम ब्लॉक का यूज़ करेंगे, रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड, इट्स कॉल्ड फंक्शन या फिर रूटीन। उसे आप फंक्शन भी बोल सकते हो और रूटीन भी बोल सकते हो। यहाँ पे ये भी मोस्ट IMP है, रूटीन एंड फंक्शन। सेकेंड थिंग कि फंक्शन को आपको डिफाइन करना है तो आप फंक्शन कीवर्ड से कर सकते हो। थर्ड थिंग कि फंक्शन आपको लिखना है तो कौन से ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। एक एग्जांपल भी है यहाँ पे, फंक्शन हेलो। ओके, तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या है, कीवर्ड है, और फंक्शन का नेम क्या दिया है हमने, हेलो दिया है। देन कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिखा है, अलर्ट हेलो स्टूडेंट। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे ये जो अलर्ट क्या है, तो अलर्ट क्या है यहाँ पे, तो अलर्ट जो है वो इनबिल्ट फंक्शन है जावा का। आपको याद रखना है ये कि इनबिल्ट फंक्शन कौन सा है जावा का, तो अलर्ट है। और ये जो अलर्ट है वो क्या करता है कि जो अलर्ट है वो टेक्स्ट को लेके आप अलर्ट बॉक्स के अंदर शो करता है, डिस्प्ले करता है। ओके, अब सेकेंड थिंग है, आपको ये पता चल गया होगा कि फंक्शन क्या है, वैलिडेट फॉर्म क्या है। जो वैलिडेट फॉर्म है वो फंक्शन का वैलिडेट फॉर्म है, वो क्या है, वन टाइप ऑफ फंक्शन है। सेकेंड थिंग है कि आपको जो फंक्शन लिखना है तो आप कैसे डिफाइन करना है, तो आप कहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, तो जो फंक्शन है उसे हम हेड या फिर बॉडी सेक्शन के अंदर, HTML कोड में हेड या बॉडी सेक्शन होगा तो उसके अंदर हम ये डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन को। और ये फंक्शन का नेम होता है। ओके, तो जो नेम रखेंगे वो कैसा रखेंगे, वो हम फंक्शन का जो हम कॉल करवाएंगे तो उसे कोई नाम से कॉल करवाते हैं। और यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया ना कि फंक्शन हेलो, तो हेलो क्या कॉल होगा, हेलो कॉल होगा। नेक्स्ट थिंग है इवेंट। इवेंट क्या होगी, तो हम उसके पहले ये आपको प्रॉपर समझ में आ जाना चाहिए कि फंक्शन वैलिडेट फॉर्म, तो वैलिडेट फॉर्म क्या है, वन टाइप ऑफ फंक्शन है। ओके, फॉर एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी जो यूज़र है उसने सबमिट बटन पर क्लिक किया है, तो क्या है, वो क्या बनेगी, एक इवेंट बनेगी। ओके, इवेंट मतलब क्या कि कोई भी यूज़र कुछ भी काम करता है, कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है अपनी स्क्रीन पर, वेब पेज पर, तो वो क्या है, इवेंट ही है, वन टाइप। अगर कोई यूज़र क्लिक करता है तो भी इवेंट है, सबमिट करता है तो भी इवेंट है, एरर आती है तो भी इवेंट है, फोकस करता है तो वो भी इवेंट है। तो ये सारी इवेंट का नेम ही है। शॉर्ट में यूज़र स्क्रीन पर कुछ भी काम करे, कोई भी वर्क करता है तो वो क्या है, इवेंट है। ओके, हम ये बोल सकते हैं ना कि जो कोई इवेंट अकर होती है, ओके, देन क्या होगा, तो जो स्टेटमेंट होगा और कंडीशन होगी वो क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। ओके, किस फंक्शन का यूज़ करके, दिस वैलिडेट फंक्शन का यूज़ करके। सेकेंड इवेंट भी आपको समझ में आ गया कि इवेंट क्या है, तो आप जो कोई यूज़र जो है वो कुछ भी काम करता है अपनी स्क्रीन पर तो वो क्या होगी, इवेंट जनरेट होती है। तो हम बोल सकते हैं ना कि जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन द यूज़र एंड वेब पेज, एंड उस इंटरेक्शन के बीच में क्या होगा, क्या जनरेट होता है, तो इवेंट जनरेट होती है। एंड अब कौन कौन सी इवेंट जनरेट हो सकती है वो डिस्क्रिप्शन के साथ आपको याद रखना है। यहाँ पे जो इवेंट है वो एकदम इजी है, लेकिन आपको याद रखना है, MCQ में आ सकता है कि अबॉर्ट है तो वो क्या करेगा, अबॉर्ट इवेंट कब जनरेट होती है, तो लोडिंग ऑफ इमेज इज़ कैंसल, इमेज कैंसिल होती है, लोडिंग नहीं होता है, तब क्या होगा, अबॉर्ट इवेंट जनरेट होती है। तो वैसे ये सारी आपको इवेंट याद रखनी है। नेक्स्ट है इवेंट हैंडलर। इवेंट हैंडलर क्या होता है कि जब इवेंट जनरेट होती है, ओके, तब ऐसा ये जो सिचुएशन होती है तो उसको क्या करता है, जो जावास्क्रिप्ट होता है, तो ये जो सिचुएशन को मतलब सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, रिस्पॉन्स देने के लिए जावास्क्रिप्ट कोड का यूज़ होता है। जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट होता है कब, ये जब इवेंट जनरेट होती है तब जो जावास्क्रिप्ट कोड का यूज़ होता है ये सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, तो उसे क्या बोला जाता है, इवेंट हैंडलर बोला जाता है। तो आप ये बोल सकते हो कि दिस जावास्क्रिप्ट कोड इज़ नॉन एज इवेंट हैंडलर।
ओके। एंड जो इवेंट हैंडलर का जो नेम होता है वो जो इवेंट के नाम से क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। तो आपको ये याद रखना है कि इवेंट हैंडलर का जो नेम है वो इवेंट के जो नाम से सेम ही होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल ले सकते हैं हम कि इवेंट क्लिक नाम की इवेंट जनरेट हुई है, तो इवेंट हैंडलर का नाम क्या होना चाहिए, ऑन क्लिक होना चाहिए। ओके, और जो जावास्क्रिप्ट है हमारी वो कैसी है, केस सेंसिटिव है। वो लैंग्वेज कैसी है, केस सेंसिटिव, मतलब कि कैपिटल और स्मॉल दोनों को क्या अलग अलग काउंट करती है। तो हमें जो भी आप लिखते हो उस टैग में तो वो हमें प्रॉपर याद करके लिखना है कि स्क्रिप्ट स्मॉल में लिखा जाता है तो स्मॉल में ही हमें लिखना है। यहाँ पे इवेंट हैंडलर सबमिट ऑन सबमिट है तो ऑन हमें स्मॉल में लिखना है, तो वो आपको खास याद रखना है कि जो इवेंट हैंडलर है वो कैसा होना चाहिए, इवेंट के नाम से सेम ही होना चाहिए। क्लिक है इवेंट है तो इवेंट हैंडलर कौन होगा, उसके आगे सिर्फ ऑन आता है तो ऑन इवेंट, सबमिट है तो ऑन सबमिट, ये आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट है आपका वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल को आप वन टाइप ऑफ कंटेनर भी बोल सकते हो। क्या, कंटेनर जो क्या करेगा, डेटा को स्टोर करता है। ओके, और अच्छा हमें पता है कि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है तो कोई भी वेरिएबल आप डिफाइन करते हो, डिक्लेयर करते हो तो वो कैसा लिखना चाहिए, स्मॉल और अलग दोनों कैपिटल दोनों अलग अलग हो गई। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि वेर x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू हेलो, मतलब कि जो वेरिएबल है वो क्या क्या स्टोर कर सकता है, वो नंबर भी स्टोर कर सकता है, स्ट्रिंग भी कर सकता है, तो ये दोनों थिंग ये स्टोर कर सकता है। यहाँ पे एक एग्जांपल है वेर x इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट js1 डॉट नेम डॉट वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है कि ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट था तो वो क्या था, वन टाइप ऑफ मेथड थी। ओके, वेर एक्स क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल जब हमें डिफाइन करना है तो वो वेर कीवर्ड से होता है, तो इसलिए यहाँ पे वेर लिखा है, एक्स है, वेरिएबल का नेम है, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट js1 है, जो फाइल का नेम है वो हमने सेव किया है, उनका यूज़ किया है। देन नेम डॉट वैल्यू, यहाँ पे देखो ये एग्जांपल है वेर एक्स इज इक्वल टू 3 वाई, उसका नेम है वेरिएबल का, जहाँ पे हेलो स्टोर किया है हमने, जेड के अंदर क्या स्टोर किया है, हेलो स्टूडेंट स्टोर किया है। तो वेरिएबल के अंदर आप क्या याद रखोगे कि वेरिएबल क्या है, वन टाइप ऑफ कंटेनर है जो डेटा को स्टोर करता है। ओके, कौन से कीवर्ड का यूज़ होता है, तो वेर कीवर्ड का यूज़ होता है, और वेर जो है वो कीवर्ड पूरा स्मॉल में है, और वो क्या स्टोर करता है, तो नंबर एंड स्ट्रिंग दोनों को स्टोर करता है। नेक्स्ट है आपका इफ स्टेटमेंट। ओके, इफ क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। किसके लिए यूज़ होता है इफ स्टेटमेंट, ओके, कि अगर आपका कोई कंडीशन देनी है कि आपको ऐसे जो फ्लो है आपका प्रोग्राम का वो चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, तब ये कंडीशनल स्टेटमेंट इफ का यूज़ होता है। आप ये बोल सकते हो कि द कंडीशनल स्टेटमेंट इफ इज़ यूज टू चेंज द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। ओके, ये जो कैसे आपका कंडीशन कैसे चेक करता है, तो अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी, ओके, देन क्या होगा, इफ़ के अंदर वाला जो ब्लॉक है उसके अंदर एग्जीक्यूट करेगा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। देन अगर आपकी कंडीशन क्या है, ट्रू, अंदर आपकी जो इफ़ के अंदर आपने जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो आपके कैसे हो गए, ट्रू हो गए, तो अंदर वाले जो स्टेटमेंट है उसे एग्जीक्यूट वो करता है। तो इन शॉर्ट जो इफ़ स्टेटमेंट है उसका यूज़ किस लिए होता है, प्रोग्राम का फ्लो चेंज करने की जब आपको ज़रूरत पड़ती है तब इफ़ का यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसे आप ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल भी बोल सकते हो। कैसे ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल बोलोगे, तो कई टाइम क्या होता है कि जावा वेब ब्राउज़र को कंट्रोल करने की ज़रूरत हमें पड़ती है। जो वेब ब्राउज़र है उसे कंट्रोल करने की जब ज़रूरत पड़ती है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे कंट्रोल करना है, तो आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ता है। जब आप कई टाइम आपको ऐसा भी होगा कि कोई वेब पेज है तो वेब पेज के एलिमेंट आपको क्या करने हैं, चेंज करने हैं, या फिर उस एलिमेंट को आपको कंट्रोल करना है, तब भी आप किसका यूज़ करोगे, आप ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल का। तो ये ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल है क्या, ओके, तो जो ब्राउज़र होते हैं उसके अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, या फिर आप उसे ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। तो ये सारे पार्ट्स और ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए
हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ेगा। और ये जो पार्ट्स है उसे क्या बोला जाता है, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, BOM। तो BOM का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। ओके, वेब ब्राउज़र को कंट्रोल करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें जावास्क्रिप्ट। ओके, देन BOM क्या है, तो जो पार्ट्स होते हैं वेब ब्राउज़र के पार्ट्स होते हैं या फिर उसके ऑब्जेक्ट होते हैं, उसे एक्सेस करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ता है। तो उस पार्ट्स को क्या बोल सकते हैं हम, BOM, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। यहाँ पे ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल है, BOM है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट क्या है, टॉप लेवल पे जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है, विंडो ऑब्जेक्ट है, जिसे आप ग्लोबल ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि बाकी के सारे ऑब्जेक्ट उसके अंडर में है, इसीलिए आप जो ग्लोबल विंडो है वो आपका ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये MCQ हो सकता है। विंडो के अंदर क्या क्या है, विंडो फ्रेम, पेरेंट, सर्च, टॉप। विंडो क्या कंटेन करता है, 3, हिस्ट्री, डॉक्यूमेंट एंड लोकेशन। देखो डॉक्यूमेंट हमने पढ़ा, उसके अंदर कौन से 3 कंटेन है, तो लिंक, फॉर्म एंड एंकर। और उसके फॉर्म के अंदर भी रेडियो, टेक्स्ट एरिया, बटन, टेक्स्ट, चेकबॉक्स, पासवर्ड, रिसेट, सेलेक्ट, ऑप्शन, जो सारे एलिमेंट हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिए हैं। उसके अंदर एक और बात याद रखनी है कि जो विंडो जो होती है, विंडो ऑब्जेक्ट, उसकी मेथड एंड प्रॉपर्टी किसको कंट्रोल करती है, तो वेब ब्राउज़र को कंट्रोल करती है। एंड जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, उसकी मेथड एंड प्रॉपर्टी किसको कंट्रोल करेगी, वेब पेज को कंट्रोल करेगी। तो ये दोनों आपको याद रखना है कि फर्स्ट जो है ग्लोबल ऑब्जेक्ट विंडो है, उसकी मेथड एंड प्रॉपर्टी इसको कंट्रोल करेगा वेब ब्राउज़र को, एंड डॉक्यूमेंट की मेथड एंड प्रॉपर्टी है वो वेब पेज को कंट्रोल करता है। तो ये आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट है इज NaN, जिसका फुल फॉर्म है नॉट ए नंबर। याद रखना है, नॉट ए नंबर कहाँ पे यूज़ होता है, तो जो नॉट ए नंबर है वो कहाँ पे यूज़ होता है कि जो ये इनबिल्ट फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन है। और नॉट ए नंबर जहाँ पे जिसकी ज़रूरत पड़ती है हमें, कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि एक एग्जाम्पल है कि नॉट ए नंबर का इज़ नॉट ए नंबर, ब्रैकेट में हमने लिखा है 1 2 3। ओके, जो नॉट ए नंबर अगर हमें सिर्फ न्यूमेरिक डिजिट का ही यूज़ करना है तो उसके लिए हम इज़ नॉट ए NaN नॉट ए नंबर का यूज़ करेंगे। दिस इज़ अ इनबिल्ट फंक्शन, एंड जहाँ पे हमें सिर्फ न्यूमेरिक डिजिट के यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। वो ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। कैसे, तो आप इस नॉट ए नंबर में 1 2 3 लिखोगे, ओके, तो वो क्या रिटर्न करेगा, ये नंबर है, आपने सही लिखा है तो वो फॉल्स रिटर्न करता है। अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग लिखते हो, ये क्या है, रॉन्ग लिखना है, तो वो क्या करेगा कि ये रॉन्ग है, ओके, तो ये ट्रू आपको रिटर्न करता है। तो ऐसे ही नॉट ए नंबर वर्क करता है। ये कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, पिन कोड के अंदर। पिन कोड के अंदर आपको ऐसा ही चाहिए कि नहीं यूज़र सिर्फ डिजिट ही एंटर कर सके, तो उसके अंदर आप नॉट ए नंबर का यूज़ कर सकते हो। ओके, यहाँ पे देखो मैंने कोडिंग लिखा है, वेर X Y नेम एंड पिन कोड 2 हमने लिए हैं एलिमेंट। देन वेर X एंड वेर Y, X क्या X के अंदर नेम स्टोर किया है, Y में पिन कोड किया है, डॉक्यूमेंट डॉट JS1 डॉट नेम डॉट वैल्यू, वैसे ही स्टेटमेंट हमने लिखा है। ओके, उसके बाद इफ का कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ किया है, X इज इक्वल टू नल, तो क्या होगा, नल होगी, कुछ नहीं लिखा होगा तो प्लीज़ एंटर द नेम, ये मैसेज आपका क्या होगा, डिस्प्ले होगा। एंड डॉक्यूमेंट डॉट JS1 नेम डॉट फोकस, फोकस क्यों लिखा है हमने, ये फोकस जो है वो वन टाइप ऑफ क्या है, एक मेथड है, कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट को फोकस करने के लिए फोकस का यूज़ होता है। ओके, तो इसलिए हमने नेम पे फोकस करना है तो नेम डॉट फोकस लिखा है। देन जो है हमने लिखा नीचे रिटर्न फॉल्स। उसके बाद वैसे ही हमने क्या कंडीशन दी है, सेकंड वाली, इफ़ वाई क्या है, पिन कोड है, कि अगर पिन कोड क्या है प्रॉपर नहीं लिखा होगा तो क्या होगा कि प्लीज़ पिन कोड प्रॉपरली, ऐसा मैसेज आएगा कि y इज इक्वल टू, आपने प्रॉपर नहीं लिखा है, गलत लिखा है। देन नेक्स्ट है इफ़ इज़ नॉट ए नंबर, कि पिन कोड में आपने क्या लिखा, नंबर नहीं लिखा है यूज़र ने, तो नीचे वाला मैसेज आपका होगा कि प्लीज़ एंटर ए नंबर। उसके बाद एक और कंडीशन है कि लेंथ आपने दी है कि y डॉट लेंथ ग्रेटर दैन 6,
या फिर क्या होगी, और जो पाइप ऑपरेटर है दोनों, वो और का सिंबल है, और ऑपरेटर का मतलब दोनों कंडीशन में कि या तो फिर लेंथ ग्रेटर देन 6 होनी चाहिए या लेस देन होनी चाहिए। अगर दोनों में से एक होगा तो प्लीज़ एंटर ए 6 डिजिट, ऐसा आपको मैसेज आएगा। तो ये था आपका वैलिडेशन। तो आप ऐसे ही आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में इस कोड का यूज़ करके, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके आप वैलिडेशन दे सकते हो। ओके तो यहाँ पे वही एग्जांपल फिर से रिपीट हो रहा है, जैसा कि हमने एडवांस एडिटर में यूज़ किया था ना कि जावास्क्रिप्ट लिखना है, तो पहले आप क्या करोगे, डिफाइन फॉर्म करोगे, नेम देना है, यूआरएल लिखना है, मेथड देनी है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट इवेंट में जाना है, क्या वन सबमिट लिखोगे, रिटर्न वैलिडेट फॉर्म लिखना है आपको। ओके और लास्ट में पूरे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ने हमने जो बनाया था फर्स्ट चैप्टर के, तो वो पूरा यहाँ पे कोडिंग है। तो एक्स किसके लिए लिया है हमने, एक्स वाई जेड एंड आर लिया है। एक्स फर्स्ट नेम के लिए लिया है, वाई मिडल नेम, जेड लास्ट नेम, और जो आर है वो एड्रेस के लिए लिया है। जो हमने देखा आगे वैसे ही कोडिंग यहाँ पे रिपीट हो रही है, सिर्फ यहाँ पे एक और बात ही अलग है कि यहाँ पे जेंडर के लिए हमने क्या लिया है, 0 1 जो एरे का यूज़ हमने किया है वही एक नया है, बाकी अपना जो कोडिंग है वो सेम ही है। ओके जो आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखते हो 0 है, वो क्या है, 0 1 वो हमने एरे का यूज़ किया है। एरो क्या है, एरे क्या है, वो हमें आगे के चैप्टर में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ एरो। ओके गाइज, एंड जो सिटी है उसके लिए हमने -1 लिया है। तो यहाँ पे आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आपको याद रखना है कि जावास्क्रिप्ट क्या है, फोकस क्या है, जो आपका इफ स्टेटमेंट क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट कौन सा है, देन वैलिडेशन फॉर्म क्या है, फंक्शन क्या है, वो सब आपको इस चैप्टर में याद रखना होगा। तो अगर आप देख सकते हो कि आप एक कोडिंग का यूज़ करते हो, वैलिडेशन दोगे, तो आप ये वैलिडेशन देते हो तो इसे अलर्ट मैसेज आपको डिस्प्ले होते हैं। अगर आपने मेल और फीमेल सिलेक्ट नहीं किया है तो ऐसा है कि प्लीज़ चूज़ योर जेंडर मेल और फीमेल, या फिर चूज़ हॉबी। ओके एंड ये MCQ है लास्ट में जो आपको सॉल्व करने हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।